अमेरिकी बाजारों का जो हमने हाल देखा कि पिछले हफ्ते वहां भी पिटाई हुई है, गिरावट हुई है, और ये तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से क्या इंटरफेरेंस लेना है? देखिए, जो डाउ जोन्स पहले अगर डिस्कस कर सकें तो जब तक डाउ जोन्स 33,500 के नीचे अपना लेवल तोड़ के नहीं जाता है, ये स्ट्रक्चर ठीक ठाक है। इसमें एक चीज़ है कि थोड़ा सा इसका ट्रेंड थोड़ा सा तो खराब हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा हुआ है। इसके हिसाब से थोड़ा बहुत और करेक्शन कूल ऑफ देखें तो पॉसिबल है, जो कि 33,500 की तरफ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल डाउ जोन्स भी कंसोलिडेशन में ही जा रहा है। बहुत वीकनेस भी नहीं है और बहुत अभी स्ट्रेंथ भी नहीं है, जब तक रिजल्ट्स कुछ डिलीवर नहीं करे। तो 33 एंड हाफ एक ट्रेंड लाइन इसमें पहले बन रही थी जो अब साफ तौर पे टूट गई है। वो उस ट्रेंड लाइन के ट्रेंड टूटने के बाद ही अब देखिए किस तरह का ब्रेकडाउन आया है। हाँ, वो इंटरमीडिएट ट्रेंड लाइन है, वो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन नहीं है ट्रेंड लाइन का। ओके, इसलिए उतना रिस्क नहीं है, वो कूल ऑफ वाला ट्रेंड लाइन है। और उस ट्रेंड लाइन के कूल ऑफ से मैक्सिमम टारगेट अगर मैं डिफाइन कर पाऊंगा तो 32,500 ही कर पाऊंगा, उससे ज्यादा अभी डिफाइन नहीं कर। जी। ये रिट्रेसमेंट में भी मेरा ख्याल है 61.8% के आसपास नहीं बैठेगा। इसके मल्टीपल रिट्रेसमेंट देखे जा सकते हैं, और इसलिए रिट्रेसमेंट इसका 61.8 तो 33,000 के आसपास आ जाएगा। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में हम मल्टीपल रिट्रेसमेंट डिस्कस कर सकते हैं। और फिलहाल जो है, मैं 33,000 के पहले कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहता डाउ जी, जोन्स। ओके। और अगर हम इसमें S&P 500 को देखें तो ये भी कुछ वैसा ही काम कर रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज इसका हालांकि थोड़ा सा दूर है, 4200 के आसपास अभी, और ये 4320 के पर इस समय बंद है। हाँ, वो तो थोड़ा आईटी स्टॉक्स में पिटाई हो गई है, जी, बिकॉज वो हायर फॉर लॉन्गर उन्होंने स्टेटमेंट जो दे दिया ना, तो उसके कारण थोड़ी आईटी स्टॉक्स में पिटाई हो गई है। लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 43,000 पे S&P 500 का ब्रेकआउट था, तो 4300 पे, सॉरी। तो 4300 20-25 पॉइंट ऊपर नीचे हम कह सकते हैं। उसके नीचे जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो, आप ये भी समझ लें कि हो सकता है कि S&P 500 भी क्लोजर टू सपोर्ट आ जाएगा। जी, ओके। और अपना ये नेस्डैक, ये भाई साहब जो हैं ये अपने 18 अगस्त के बॉटम के पास अभी पहुंचते हुए दिख रहे हैं। इनका बॉटम बचेगा या इनका जाएगा? 13,000 के पास डिसाइड करेंगे, 13,000 के नीचे ही इनके बॉटम में इशू आएगा, और 13,000 पे अगर इशू आएगा तो फिर 1000 पॉइंट का भी आ सकता है। ओके, मतलब ये बॉटम नहीं बल्कि उसके नीचे हम 13,000 को देखें और 13,000 गया तो फिर आप कह रहे हैं कि 1000 पॉइंट, मतलब फिर ये 200 मूविंग एवरेज से भी नीचे चला जाएगा फिर? हो सकता है वो एक प्राइस टेस्ट हो जाए। जी, ओके। तो ये संभावना हमें अभी फिलहाल नैस्डैक में भी रखनी है कि शायद ये यहाँ से और 1000 पॉइंट चला जाए। तो वैसे में इसका कुल मिलाकर के हमारे लिए मतलब क्या है यार? क्योंकि इन सबको तो हम इसीलिए देखते हैं ना कि भाई हम अपने बाजार के बारे में समझ पाएं। तो देखिए, हमारे बाजार के लिए अगर डाउ जोन्स में, नैस्डैक में, इन सब में कमजोरी आ रही है तो उसका मतलब क्या है? हम खुद भी कमजोर हो रहे हैं, ये भी कमजोर हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी एफआईआई बेच रहे हैं और उनके यहाँ भी बिकवाली का दौर चल रहा है। तो ये इस समय जो ये कदम ताल है, इसका हमारे ऊपर कितना असर होगा? ओके, तो देखिए, ये जो सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग, आप उसको पहला हम नाम दे सकते हैं, ये इसलिए है, ये जो रैली आती है ना नॉर्मली, हम देखेंगे एक जून क्वार्टर रिजल्ट के बाद की जो रैली रहती है, उसके बाद का ये कूल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग जो रहता है, वो पीरियड रहता है। और फिर ये पिकअप करता है, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए अक्टूबर मंथ से पिकअप करता है, जो कि जो दिवाली रैली जिसको हम कहते हैं। ओके, और फिर नवंबर के बाद हमारे पास रीजन होता है अक्टूबर नवंबर दिवाली का, और उसके बाद थोड़ा सा स्लैक सीजन आता है, जिसके बाद ईयर एंड और क्रिसमस का जो रैली चालू होती है दिसंबर। तो ये जो सितंबर टू दिसंबर मैं जिस तरह से समझता हूँ या जिस तरह से मैं पोजीशन करता हूँ, वो इसी तरह से करता हूँ कि सितंबर आपको जून से अगस्त के बीच का जो राइज होता है, उसका एक इंटरमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग टाइम फ्रेम होता है, जो आपके लिए नेक्स्ट रैली का बेस सेट करता है।
इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीड नहीं करना चाहिए जब तक कि अननोन मैक्रो आए। अभी जो भी आया है फेड का डिसीजन, इसमें कुछ भी अननोन नहीं है। अब इसको जो भी बड़ा इश्यू बना सकता है बनाए, लेकिन ये चीज़ मुझसे डिबेट करके बताए कि इसमें एक भी चीज़ अननोन, कोई भी अननोन चीज़। तो सितंबर हमेशा आपके लिए एक अच्छा बेस सेट करता है टेम्पररी बाइंग एंड टेम्पररी और मे बी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग बिफोर बड़ा वाला करेक्शन जो कि सेट होगा अगले साल, मतलब Q4 में कभी भी सेट होगा। तो सितंबर मंथ को आप वैसे लीजिए। अक्टूबर और नवंबर लोकल रीजन होता है इंडेक्स बढ़ने का, और ईयर एंड आपका ग्लोबल रीजन होता है इंडिसेस बढ़ने का। तो इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर नेट नेट सिचुएशन खराब नहीं है। हाँ, इसमें क्या रिस्क आ सकता है हमारे पास? इसमें सबसे बड़ा आज के तारीख में जो रिस्क हो गया है वो जियोपॉलिटिकल रिस्क हो गया है, बिकॉज़ आउट ऑफ द ब्लू कनाडा तो मैंने नहीं सोचा था कि उठ के खड़ा होगा, इतनी उनकी ताकत ही नहीं कि उठ के खड़े हों और कुछ बोलें। चाइना समझता था, नॉर्थ कोरिया समझता था, पाकिस्तान हमेशा परेशान करता रहता है, वो समझ में आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। रशिया पता है, चलता है। ये सब एक अच्छे पावर में आप कह सकते हैं जिनसे आप थोड़ा संभल के रहना चाहेंगे कि चाइना, रशिया या नॉर्थ कोरिया अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट करता है तो। यूएस को हम बीच में नहीं लाते बिकॉज़ वो तो हमेशा जहाँ भी आर्म्स ट्रेड होता है वहाँ पे वो कंट्री रेडी रहती है आर्म्स बेचने। और इसके अलावा कनाडा भी घुस जाएगा, इसका तो अंदाज़ा नहीं था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जियोपॉलिटिकल रिस्क एक ऐसा है जिसको ना मैं डेटा में फैक्टर कर पाऊँगा, ना कोई फैक्टर कर पाने वाला। माइनस दैट अभी कोई भी नेगेटिव फैक्टर हमारे पास बड़ा नहीं है। जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, ये नोन फैक्टर है, और ये भी मान के चलिएगा कि बहुत लंबे समय तक आप इंटरेस्ट रेट को ऊपर नहीं रख सकते हैं। ये जो करंट राइज़ इन इंटरेस्ट रेट है, जो कि अभी इतना डिस्कस हो रहा है हायर फॉर लॉन्गर, हमारे 2 महीने पहले तक का सारा वीडियो निकाल के देख लीजिए। क्या हमने डिस्कस नहीं किया है कि यूएस ट्रेज़री 10 इयर्स 4.75 तक जाने के लिए रेडी है? जब मुझे वो चीज़ डेटा दिख रहा है, तो जो ट्रेडर उसको डेली ट्रेड करते हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये सब चीज़ दिखता है डेटा। इसलिए ये कोई भी सरप्राइज़िंग नहीं है जो